ग्लैडिएटर्स की दुनिया। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी भीड़ भाड़ वाले अखाड़े में अपनी जान बचाने के लिए लड़ना कैसा होगा, जहां जंगली जानवर और निर्मम योद्धा आपका खून बहाने के लिए तैयार हों, जबकि भीड़ आपकी जान के लिए चीख रही हो। आज हम रोमन ग्लैडिएटर्स की आकर्षक और क्रूर कहानी में डूब जाएंगे। वे पुरुष और महिलाएं जो खून और साहस के माध्यम से किंवदंतियां बन गए। लेकिन वास्तव में इन योद्धाओं को मौत तक लड़ने के लिए क्या प्रेरित करता था, और उनकी अविश्वसनीय ताकत और सहन शक्ति के पीछे का रहस्य क्या था? यह जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। ऐसा समय था जब पुरुषों और महिलाओं को बंदी बनाकर वस्तुओं की तरह बेचा जाता था। ऐसा समय जब स्वतंत्रता एक विशेषाधिकार थी और सभी को इसका आनंद लेने का अवसर नहीं मिलता था। जिन लोगों की स्वतंत्रता छीन ली गई थी, अगर वे भाग्यशाली होते तो उन्हें रोमन कुलीन परिवारों के घरों में नौकर के रूप में सेवा करनी पड़ती। अन्य लोगों को खेती के कठिन काम के लिए ले जाया जाता था, या इससे भी बुरी स्थिति में खदानों और पत्थर की खानों में अपमानजनक काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्हें हथियार उठाने और अपनी जीविका की रक्षा के लिए लड़ने के लिए मजबूर किया गया था। इन बहादुर लड़ाकों ने इतिहास में अपनी छाप छोड़ी और उन्हें ग्लैडिएटर्स के रूप में जाना गया। ग्लैडिएटर्स की उत्पत्ति, ग्लैडिएटर्स गुलाम थे और अधिकांश युद्ध क्षेत्रों में पकड़े गए योद्धा थे। ये पुरुष गर्वित योद्धा थे और उनके चरित्र की दृढ़ता के कारण उनमें से कई को नियंत्रित करना मुश्किल था, और वे उन परिवारों के लिए एक बड़ा जोखिम थे जिन्होंने उन्हें खरीदा था। लेकिन सभी ग्लैडिएटर्स प्रशिक्षित योद्धा नहीं थे। विभिन्न प्रकार के अपराधी और यहां तक कि कर्जदार लोग भी शामिल थे जो अपने कर्ज का भुगतान नहीं कर सके। कई गुलाम खरीदार इस प्रकार की समस्याओं से बचते थे और इन बदकिस्मत लोगों के लिए एक अन्य उपयोग खोजते थे, और इस प्रकार अखाड़ों में लड़ाई की शुरुआत हुई। अखाड़ों का विकास। ग्लैडिएटर्स के बीच लड़ाई का प्रारंभ रोमन इतिहास में बहुत पहले हुआ, और यह पहले की संस्कृतियों में भी मौजूद था, जिसे किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के प्रस्थान को चिह्नित करने के लिए अंतिम संस्कार समारोह के रूप में आयोजित किया जाता था। शुरुआती लड़ाइयां साधारण लकड़ी की अखाड़ों में आयोजित की जाती थीं। आमतौर पर लड़ाई बिना हथियारों के होती थी, जो आधुनिक बॉक्सिंग से मिलती जुलती थी। हालांकि यह जल्द ही दर्शकों को संतुष्ट करना बंद कर दिया और हथियारों को अखाड़े में फेंकना शुरू कर दिया गया, जिससे अधिक जंगली और क्रूर परिणाम उत्पन्न हुए और भीड़ के लिए एक रोमांचकारी अनुभव बन गया। ग्लैडिएटर्स का शस्त्र। ग्लैडिएटर्स का नाम ग्लैडियस नामक तलवार से आया है, जो मुख्य रूप से रोमन सैनिकों द्वारा सैन्य अभियानों में इस्तेमाल की जाने वाली एक विशिष्ट रोमन तलवार है। ग्लैडियस एक छोटी और भारी तलवार है जिसे छुरा मारने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन यह कटौती के हमलों में भी बहुत नुकसान कर सकती थी। ग्लैडिएटर्स को लानिस्टास के रूप में जाने जाने वाले पुरुषों द्वारा खरीदा जाता था। वे उन्हें खिलाते थे और प्रशिक्षण के लिए जगह प्रदान करते थे, जिससे अकादमियों का निर्माण होता था, जिन्हें लुडस ग्लैडिएटोरियस कहा जाता था। तीव्र प्रशिक्षण। ग्लैडिएटर्स अपनी संभावनाओं को बढ़ाने के लिए एक कठोर दैनिक प्रशिक्षण से गुजरते थे, जिसमें भार उठाना, दौड़ना और निश्चित रूप से हथियारों के साथ प्रशिक्षण शामिल था। उनका आहार मुख्य रूप से शाकाहारी होता था और मांस केवल सप्ताह में 1 या 2 बार ही खाया जाता था, क्योंकि यह एक महंगा और अधिकांश आबादी के लिए अप्राप्य भोजन था। ग्लैडिएटर्स बहुत अधिक कार्बोहाइड्रेट और कैल्शियम का सेवन करते थे, यहां तक कि अपनी हड्डियों की संरचना को मजबूत करने के लिए पानी के साथ हड्डियों का पाउडर भी पीते थे। वे निस्संदेह बहुत मजबूत एथलीट होते थे, लेकिन उनमें से अधिकांश के पास परिभाषित मांसपेशियों वाली एथलीटों जैसी काया नहीं होती थी। अधिकांश लोग अपनी हड्डियों को काटने के हमलों से बचाने के लिए वसा जमा करने की कोशिश करते थे। हथियार और कवच। अपने प्रशिक्षण में ग्लैडिएटर्स को केवल लकड़ी के हथियारों का उपयोग करने की अनुमति थी, और केवल अखाड़े में प्रवेश करने से ठीक पहले वास्तविक हथियारों को उठा सकते थे। उनकी अधिकांश कवच मूल रूप से सजावटी थी, क्योंकि यह शरीर के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों को उजागर करती थी। प्रशिक्षण आमतौर पर एक अनुभवी और कुशल ग्लैडिएटर द्वारा आयोजित किया जाता था, जिसने अपनी सफलता के माध्यम से अपनी सेवानिवृत्ति अर्जित की थी या अपनी स्वतंत्रता खरीदने के लिए पर्याप्त धन जमा किया था।
वह तब लानिस्टा बन जाता था और पूरे प्रशिक्षण की निगरानी करने, लड़ाई की तकनीक सिखाने और दंड देने के लिए जिम्मेदार होता था। ग्लैडिएटर्स के प्रकार। ग्लैडिएटर्स को उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों के अनुसार विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया गया था। उनमें से एक मिर्मिलो था, जो एक बड़े हेलमेट और छोटी तलवार का उपयोग करता था और एक आयताकार ढाल भी रखता था। रेटिरियस भी था, जो एक जाल और त्रिशूल का उपयोग करता था। जाल का मुख्य उद्देश्य विरोधी ग्लैडिएटर के हथियारों या हेलमेट में फंसना था, जिससे त्रिशूल से घातक हमले करने के अवसर मिलते थे। थ्रेक्स शैली में एक घुमावदार तलवार और पंख और घोड़े के बालों के साथ एक अलंकृत हेलमेट शामिल था। प्रोवोकाटोर आमतौर पर भालों का उपयोग करते थे और उनकी विशेषता जानवरों के साथ मुकाबला करना थी। नियम और लड़ाई। इन लड़ाइयों के दौरान बहुत कम नियम होते थे और उच्च स्तर के दो ग्लैडिएटर्स के बीच द्वंद्व 1 या 2 अखाड़ा न्यायाधीशों द्वारा देखा जाता था। लड़ाइयां आमतौर पर 10 मिनट से अधिक नहीं चलती थीं और ग्लैडिएटर्स को एक अच्छा प्रदर्शन प्रस्तुत करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था, भले ही इसकी कीमत उनकी जान क्यों ना हो। यह प्रसिद्ध वाक्यांश में काफी स्पष्ट था, जो ग्लैडिएटर्स लड़ाई से पहले कहते थे, एव सीजर, वे जो मरने वाले हैं आपको सलाम करते हैं। महिला ग्लैडिएटर्स और जंगली जानवर। अल्पसंख्यक होते हुए भी महिला ग्लैडिएटर्स, जिन्हें ग्लैडिएट्रिक्स कहा जाता था, रोमन अखाड़े में लड़ाई करती थीं। उनकी भागीदारी को विशेष घटनाओं के रूप में देखा जाता था, जैसे कि अन्य ग्लैडिएटर्स के लिए ग्लैडिएट्रिक्स भी पूरी तैयारी और सुसज्जित होकर लड़ाई में उतरती थीं। उन्होंने भीड़ का मनोरंजन करते हुए अपनी बहादुरी और कौशल का प्रदर्शन किया, जैसे कि और अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं हो सकता था। ग्लैडिएटर्स को कभी कभी अखाड़े में जंगली जानवरों का सामना भी करना पड़ता था। बाघ, शेर, सांड और यहां तक कि हाथी भी इन भीषण लड़ाइयों में इस्तेमाल किए जाते थे। इस तरह की लड़ाइयों में ग्लैडिएटर्स की योग्यता और उनके जीवित रहने की इच्छा की परीक्षा होती थी। स्वतंत्रता की कीमत। इन सभी खतरों को पार करने के बाद ग्लैडिएटर्स पर्याप्त पैसा जमा कर सकते थे और अपनी स्वतंत्रता खरीद सकते थे, एक ऐसा अवसर जो अन्य प्रकार के गुलामों के लिए शायद ही कभी उपलब्ध होता था। लानिस्टास अपने सर्वश्रेष्ठ ग्लैडिएटर्स को अखाड़े में रखते थे और उच्च दांव लगाते थे। यदि ग्लैडिएटर विजयी होता तो उसे इस लाभ का एक छोटा हिस्सा मिलता था। सबसे प्रसिद्ध ग्लैडिएटर्स एक भाग्य भी जमा सकते थे और कई अपनी स्वतंत्रता खरीदने के बाद भी लड़ना जारी रखते थे। जीवित रहने की रणनीतियां। हर लड़ाई मौत तक नहीं होती थी। छोटे प्रदर्शनों में ग्लैडिएटर्स पहली चोट पर लड़ाई को रोक सकते थे या एक नकली मौत का प्रदर्शन कर सकते थे। नकली मौत का एक तरीका था जमीन पर गिरना, यह दिखाने के लिए कि उसे घातक रूप से चोट लगी है, और फिर एक छोटे से जानवर के खून की थैली को फोड़ देना, जिससे यह प्रतीत होता था कि खून ग्लैडिएटर का है। पराजित ग्लैडिएटर की जान बचाई जा सकती थी या नहीं, यह शो में उपस्थित सर्वोच्च प्राधिकारी के इशारे पर निर्भर करता था, जो कि आयोजनकर्ता या स्वयं रोमन सम्राट हो सकता था। यह इशारा दाहिने हाथ के अंगूठे का उपयोग करके किया जाता था। जब यह ऊपर की ओर इशारा करता था तो ग्लैडिएटर को बख्शा जाता था और वह एक और दिन लड़ने के लिए जीवित रहता था, और जब यह नीचे की ओर इशारा करता था तो उसकी जान अखाड़े की रेत पर समाप्त हो जाती थी। कोलोसियम की भव्यता। रोमन साम्राज्य में कई अखाड़े फैले हुए थे, लेकिन कोई भी कोलोसियम की तुलना में नहीं था। कोलोसियम एक भव्य संरचना थी, सबसे बड़ा थिएटर जो कभी बनाया गया था, और इसमें लगभग 60,000 दर्शकों को समायोजित किया जा सकता था। कोलोसियम में कई अन्य प्रकार की घटनाएं होती थीं, जैसे कि नाट्य प्रदर्शन और अपराधियों के मुकदमे, लेकिन ग्लैडिएटर्स की लड़ाई हमेशा सबसे पसंदीदा आकर्षण थी, जिसे पूरी रोमन आबादी द्वारा बेसब्री से प्रतीक्षित किया जाता था। यह कुछ हद तक आज के बड़े खेल चैंपियनशिप की तरह था। लड़ाई के दिनों के करीब आते ही टिकट कई दिनों पहले बेचे जाते थे और महंगे हो जाते थे। महाकाव्य लड़ाइयां और किंवदंतियां। कोलोसियम में प्रभावशाली मुकाबले हुए, जिसमें ग्लैडिएटर्स ने ऐतिहासिक लड़ाइयों को दर्शाया। कुछ मौकों पर एम्फीथिएटर के अखाड़े को यहां तक कि समुद्री युद्धों के लिए पानी से भर दिया गया था। कई ग्लैडिएटर्स अखाड़े में सच्ची किंवदंतियां बन गए।
उन्हें उस समय की पेंटिंग और मूर्तियों में अमर कर दिया गया और महान लड़ाइयां रोमन सड़कों पर मुख्य चर्चा बन जाती थीं। इस सारी प्रसिद्धि और धन और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के अवसर ने यहां तक कि स्वतंत्र पुरुषों को भी अखाड़े में लड़ने के लिए आकर्षित किया। इन पुरुषों में एक रोमन सम्राट भी था जो यह महसूस करना चाहता था कि ग्लैडिएटर होना कैसा होता है। उसका नाम था कॉमोडस। ग्लैडिएटर सम्राट अपनी स्पष्ट साहसिकता के बावजूद कॉमोडस ने निष्पक्षता से नहीं लड़ा, केवल घायल जानवरों का सामना किया और अपने विरोधी ग्लैडिएटर को लकड़ी की तलवार का उपयोग करने के लिए मजबूर किया। इस सारी लोकप्रियता ने कई रोमन कुलीनों को प्रदर्शनियों और मुकाबलों का आयोजन करने के लिए प्रेरित किया ताकि वे प्रसिद्धि प्राप्त कर सकें और यहां तक कि शहर की राजनीति की घटनाओं से जनता का ध्यान हटा सकें। कई रोमन राजनेताओं ने कोलोसियम में मुफ्त कार्यक्रम भी आयोजित किए जिससे वे गरीब जनता की सहानुभूति जीतते और उदारता की छवि प्राप्त करते थे। स्पार्टाकस और महान विद्रोह। लेकिन निश्चित रूप से कई ग्लैडिएटर्स अपने जीवन के बाकी हिस्सों को अमीर लोगों की महत्वाकांक्षाओं और रोमन जनता की खून की प्यास को पूरा करने के लिए लड़ते हुए बिताने से खुश नहीं थे। इन ग्लैडिएटर्स में से एक था स्पार्टाकस। 73 ई टापू में स्पार्टाकस ने अपने 70 साथियों के साथ मिलकर उस प्रशिक्षण केंद्र से भागने में सफलता पाई जहां उन्हें कैदी के रूप में रखा गया था, और उन्होंने अन्य प्रशिक्षण केंद्रों पर हमला करना शुरू कर दिया जिससे बड़ी संख्या में ग्लैडिएटर्स और अन्य गुलामों को स्वतंत्र किया और लगभग 40 ज़िराज़ारा विद्रोहियों की सेना बना ली। विद्रोह का अंत तब हुआ जब स्पार्टाकस की सेना को अंततः रोमन सेनाओं द्वारा हरा दिया गया। ग्लैडिएटर्स का अंत। इस घटना ने रोमन गौरव में एक गहरी चोट पहुंचाई और ग्लैडिएटर्स को एक निश्चित अनिच्छुक सम्मान के साथ देखा जाने लगा। ग्लैडिएटर्स के बीच के मुकाबले कई शताब्दियों तक अस्तित्व में बने रहे और केवल 536 ईस्वी के आसपास ही उन्हें आधिकारिक रूप से समाप्त कर दिया गया क्योंकि ये घटनाएं पतन पर थीं और अब उतनी बड़ी संख्या में दर्शकों को आकर्षित नहीं करती थीं। ईसाई प्रभाव के कारण इन्हें एक बर्बर शो के रूप में देखा जाने लगा। ग्लैडिएटर्स की कहानी जितनी शानदार है उतनी ही दुखद भी, लेकिन ये योद्धा हमेशा अखाड़े के नायकों के रूप में याद किए जाएंगे। कोलोसियम में अन्य प्रदर्शन। ग्लैडिएटर्स के मुकाबलों के अलावा कोलोसियम भी अन्य शानदार प्रदर्शनों का मंच था। शिकार का आयोजन किया जाता था जहां ग्लैडिएटर्स साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों से लाए गए जंगली जानवरों जैसे शेर, बाघ, भालू और हाथी के खिलाफ लड़ते थे। ये शिकार रोम की प्रकृति पर शक्ति और उसके साम्राज्य की विशालता का प्रदर्शन थे। जनता इन विदेशी प्राणियों के प्रदर्शन और ग्लैडिएटर्स की उन्हें मुकाबला करने की क्षमता से मंत्रमुग्ध हो जाती थी। फांसी और न्याय। कोलोसियम में अपराधियों और युद्ध के कैदियों की सार्वजनिक फांसी भी होती थी। ये फांसी बेहद क्रूर और विस्तृत तरीकों से की जाती थी जिनमें अक्सर जंगली जानवरों की भागीदारी होती थी। दर्शक इन फांसियों को दिव्य न्याय और मनोरंजन के रूप में देखते थे जो रोमन समाज की क्रूरता और खून की प्यास को दर्शाता था। रोटी और सर्कस की राजनीति। ग्लैडिएटर्स के खेल राजनीतिकों और सम्राटों द्वारा वित्तपोषित किए जाते थे जो लोकप्रियता और जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश करते थे। ये आयोजन जनता के लिए मुफ्त होते थे जिससे बड़ी भीड़ इकट्ठी होती थी और सामाजिक शांति बनाए रखने में मदद मिलती थी। रोटी और सर्कस की राजनीति जनता को नियंत्रित करने और रोम के राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए एक प्रभावी रणनीति थी। महिमा और पीड़ा का जीवन। एक ग्लैडिएटर का जीवन महिमा और पीड़ा का मिश्रण था। जो लोग जीवित रहने और बार बार जीत हासिल करने में सफल होते थे वे हस्तियां बन जाते थे, जनता द्वारा प्रशंसित और अपने प्रतिद्वंद्वियों द्वारा भयभीत। सबसे सफल ग्लैडिएटर्स स्वतंत्रता और एक आरामदायक जीवन प्राप्त कर सकते थे, लेकिन अधिकांश को एक छोटा और हिंसक अस्तित्व का सामना करना पड़ता था जिसमें लगातार मौत का खतरा होता था। ग्लैडिएटर्स की कहानी प्राचीन रोम की क्रूरता और भव्यता की गवाही है। ये योद्धा अपनी अस्तित्व के लिए लड़ने के लिए मजबूर, साहस और धैर्य के प्रतीक बन गए। अखाड़ों में उनकी महाकाव्य लड़ाइयां आज भी हमें मोहित और प्रेरित करती हैं, हमें महिमा की कीमत और मानव आत्मा की दृढ़ता की याद दिलाती हैं।
के बारे में सोचो। अब सोचें, यदि आप इन ग्लैडिएटर्स की जगह होते तो आप क्या करते? क्या आप इन चुनौतियों का सामना कर अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ सकते थे? नीचे टिप्पणी करें और हमें अपनी राय बताएं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि प्राचीन रोम के बारे में और भी रोचक कहानियां आपको मिल सकें। क्या आप अन्य पात्रों और महाकाव्य घटनाओं के बारे में और जानना चाहते हैं? हमें टिप्पणियों में बताएं कि आप हमारे अगले वीडियो में किस रोमन ऐतिहासिक व्यक्तित्व को देखना चाहेंगे। क्या आप स्पार्टैकस और ग्लैडिएटर्स के महान विद्रोह की कहानी जानते थे? इस कथा में आपको सबसे अधिक क्या प्रभावित किया? नीचे टिप्पणी करें। और यदि आप इस वीडियो का दूसरा भाग या ग्लैडिएटर्स के बारे में और अधिक विवरण चाहते हैं तो अपनी राय बताएं।